बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात याद रख लें कि इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड। ये कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा आपने, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ये भी एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये भी क्या है? टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन आप ये कह सकते हैं स्पेशल टाइप है। ये तमाम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, डाइपोल डाइपोल लंदन वगैरह, उन सब से ये स्ट्रॉन्ग है, उन सब से ये स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपके सामने ये एक मॉलिक्यूल की शेप बनाई है कि मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव एंड है और एक, इसी तरह एक दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव एंड है और इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो फोर्स है ये डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगी। ऐसे ही है ना? ये क्या कहलाएगी? ये समझ लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल फॉर्म है डाइपोल डाइपोल की। आप इसको डाइपोल डाइपोल नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल डाइपोल की तरह ही एक स्पेशल शक्ल है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। डाइपोल डाइपोल में कोई कंडीशन नहीं है, बस मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? पोलर में जो भी फोर्स होगी वो डाइपोल डाइपोल होगी, खा वो उसमें कार्बन एटम हो, खा हाइड्रोजन हो, खा नाइट्रोक्लोरीन हो, खा कुछ भी हो, यानी कोई भी पॉजिटिव एंड हो और कोई भी नेगेटिव एंड हो। मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त लगा दी है, उसने कहा है कि जो पॉजिटिव एंड है वो मस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि जो पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो नेगेटिव एंड है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मोस्ट नेगेटिव एटम्स लाइक दो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ये तीन एटम्स हैं जिनको मैंने तरतीब वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लिख दिया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको बताया था जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शाबाश। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो है इन तीन एटम में से कोई एटम हो, समझ आ रही है, और उधर से क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो। एक मॉलिक्यूल में ये सिनेरियो और दूसरे में भी इसी तरह दूसरा यही सूरत हाल हो, तो फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बनेगा उसमें जो फोर्स होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप वहाँ पर क्या कह रहे थे? वहाँ पर आप कह रहे थे कि जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें पॉजिटिव एंड, यही कह रहे थे ना, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ आप कहेंगे एक का पॉजिटिव हाइड्रोजन, दूसरे का नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इनमें से कोई एक, फिर जो फोर्स होगी उसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर? और जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, मसलन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। हम कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। देखें वहां मैंने नहीं लिखा, वहां लिखा बिटवीन पॉजिटिव एंड, यहां क्या लिखा? बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, most electronegative atoms like
फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑफ द बोलो अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके होगी बात। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाटर का जिक्र करते हैं कि हमारे पास वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वाटर में। अब वाटर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसको ज़रा समझ लीजिए। हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह एक और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, उसका जो पॉजिटिव एंड है इसका उसके नेगेटिव एंड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेगा, क्लियर। यहाँ पर हम इसके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये जो है, ये जो आपको मैंने रेड लाइन से डॉटेड लाइन बनाई है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? समझ आ गई मेरी बात की। अब आपकी शर्त पूरी हो रही है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। समझ आ गई। अब इसी तरह अगर आप इधर बनाएं, देखिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। समझ आ रही है? ओके। इसी तरह आप ऑक्सीजन के गिर्द ड्रा कर लें। देखें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, सही है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ओके। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन्स, और इनके दरमियान भी क्या होगा, ओके। अब इनके दरमियान जो है वो भी ड्रा कर लें। ये लीजिए, क्लियर। अगर आप देखें तो वाटर के गिर्द ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल अटैच हैं, यानी एक वाटर के गिर्द, इस वाटर के मॉलिक्यूल के गिर्द जो है 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये भी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये भी फर्दर बनाएंगे, ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। हमेशा याद रखना है कि वाटर जो है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2। यानी पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, पर मॉलिक्यूल, क्या बात कर रहा हूं मैं, पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो हैं 2, क्लियर। अब अगला सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 बनाएगा, 1 बनाएगा या 3 बनाएगा, उसका हमें कैसे आइडिया होगा। हमें 2 चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दो चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लोन पेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं, वैसे हम 6 चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लोन पेयर वैलेंस शेल में से, वैलेंस शेल आखिरी शेल को कहते हैं, किसको कहते हैं, वैलेंस शेल में से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता,
बॉन्ड बनाने में हिस्सा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये ज़रूरी है, सम टाइम पहले शेल वाला भी पेयर हिस्सा नहीं लेता बॉन्ड में, लेकिन पहले शेल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? लास्ट शेल की, वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल में वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। ओके, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? पहले शेल में 2 आ गए, अगले शेल में आ गए 6। अब सेकंड शेल में 6 हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब 2 यूज हो गए हैं, और बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास 2 लॉन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर्स हैं? शाबाश, लॉन पेयर्स ऑक्सीजन के पास 2 हैं। कितने हैं? ऑक्सीजन के गिर्द कितने हाइड्रोजन एटम है मॉलिक्यूल में? बोलिए। 2। अगर इन दोनों की तादाद बराबर होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इतने ही होंगे। क्लियर? अगर दोनों की तादाद बराबर होगी तो जितनी तादाद होगी, जितने नंबर होंगे, उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। मैंने कहा है कि वो 4 तो मुख्तलिफ मालिक्यूल भी तो 4 है ना, मालिक्यूल तो 5 बने हुए हैं टोटल, तो हम तो पर मालिक्यूल काउंट कर रहे हैं, पर मालिक्यूल। तो पर मालिक्यूल से तो उसकी एवरेज निकालेंगे ना, जब एवरेज निकालेंगे तो वो 2 आएगी। और उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी मालिक्यूल आ जाए, उसके हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम कैसे मालूम करते हैं कि वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप लॉन पेयर भी देखेंगे, और अगर दोनों की तादाद बराबर है तो फिर उतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उस मॉलिक्यूल में। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर लॉन पेयर या हाइड्रोजन एटम बराबर ना हो, यानी ये दोनों बराबर ना हो, तो फिर बराबर ना हो तो फिर क्या होगा? कम होगा, एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, कि कोई भी एक चीज़ कम हो सकती है, या हाइड्रोजन एटम कम हो सकते हैं, या फिर अब अगर कम होगा, जो भी चीज़ कम होगी, वो कम जो वैल्यू है वो बताएगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मेरी बात समझ में आ गई? अगर तादाद बराबर है तो उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, अगर बराबर नहीं है तो जिसकी वैल्यू कम होगी, खा वो हाइड्रोजन एटम हो, खा वो लोन पेयर हो, उधर से हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स का पता चलेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइक अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया, ओके, अमोनिया जो है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, ये मैंने इसकी ज्योमेट्री ड्रा कर दी है, पॉजिटिव, और इसी तरह एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इधर बना देते हैं। पहले हम इसके बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखें इसमें कितने लॉन पेयर्स हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर होता है, और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? बोलिए, 3। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? 1। शाबाश। क्यों? क्योंकि इसमें लॉन पेयर की वैल्यू कम है, और जो वैल्यू कम है वो हमें बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। जी, अगर हमारे पास लॉन पेयर ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 5 हमारे पास लॉन पेयर हो और हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 5 हो, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 5। फिर लॉन पेयर वाला ही बनेगा। दोनों है ना, बराबर हैं दोनों। जब बराबर हैं तो फिर तो वैल्यू ही बराबर होगी, फिर तो इशू खत्म हो गया ना, ये वाला केस आ जाएगा। बराबर ना हो तो जो वैल्यू कम होगी वही हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लें, वो से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें सबसे पहले गिने, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? बोलिए, 1। ओके, इसमें लॉन पेयर्स जो हैं वो 3 होते हैं। फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर्स हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो 6 हैं वो लॉन पेयर हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? बोलिए, 1। अब समझ आई? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? 1। जो भी वैल्यू कम होगी
वही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। HF का जो मॉलिक्यूल है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जिग जैग शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जिग जैग मॉलिक्यूल कैसे बनाना है वो ज़रा समझ लें। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें, आपने ऐसे HF लिखना, ठीक है, और इसके नीचे जो है H लिखेंगे और आगे F, सही है, और इसके सामने फिर H और नीचे, और इसके सामने H और ऊपर F। क्लियर। अब इनके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल ये ले, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना दें, तो ये जिग जैग जो है शक्ल हो गई, ऐसे ही है, जिग जैग मॉलिक्यूल ऑफ HF। अब यहाँ से क्या आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये भी ड्रा करना है, फिर आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। और बाकी MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है कि अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और इनकी ज्योमेट्री यानी कि शक्ल जो है वो भी ड्रा करना, यानी वो ये भी पूछ सकता है कि शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर या शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया एट्सेट्रा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी तक तो शॉर्ट ही है। लोन पेयर्स का एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, ठीक है। जब आपको एटॉमिक नंबर आगे छठा चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी 100%। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो जो है ना, वो आमतौर पे ये तो सेम मालिक्यूल्स में ना, एसीटोन एक डिफरेंट मालिक्यूल है और क्लोरोफॉर्म एक डिफरेंट मालिक्यूल है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं। ना क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना अकेले एसीटोन में होती है। दोनों अगर अलग अलग रखें ना, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये बात बिल्कुल क्लियर रख लें। क्लोरोफॉर्म में डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल होती हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या कहा है मैंने? एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं तो दोनों में म्यूचुअली फिर दोनों का मिलाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। समझ आ गई बात की? और उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसीटोन क्लोरोफॉर्म में हल हो जाती है। समझ आ गई बात की? कई दफा एमसीक्यूज आया है कि एसीटोन इज सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू ओके होगी बात। चलें आगे, चलें जी। देखिए जी, इसमें हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आते हैं। सबसे जो पहला है जो ये टॉपिक है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड किसको कंसीडर कर रहा है? सेकेंड ईयर में हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं। अभी आप समझ लें कि हाइड्राइड में एक साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए और बाकी दूसरा कोई भी एटम हो सकता है। मसलन मैं आपके सामने यहाँ से शुरू करता हूँ सोडियम से। ये सोडियम हाइड्राइड है, सही है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम के बाद किसका नंबर आएगा? कैल्शियम हाइड्राइड, सही है। इसी तरह फिर आगे एंड सो ऑन। अगर आप इस सोडियम से ऊपर की बात कर लें तो इसके ऊपर आएगा, सोडियम के ऊपर कौन आएगा बोलो? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके ऊपर कौन होगा? ग्रुप में अलोंग द ग्रुप अगर मूव करें तो इसके ऊपर कौन होगा? लिथियम, ठीक है। क्या होगा? लिथियम। लिथियम उसके बाद आ जाएगा बोलो बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा बोलिए? एल्यूमिनियम, सॉरी बोरान। बोरान के बाद कौन आ जाएगा? कार्बन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन।
ज़रा सबसे पहले इनकी बात कर लें। मसलन अगर आप इसके साथ इसका हाइड्राइड बनाएं तो CH4, इसका हाइड्राइड बनाएं तो NH3, इसका हाइड्राइड बनाएं तो वाटर, इसका हाइड्राइड बनाएं तो HF। अब ज़रा बात समझ लीजिए, वो ये कह रहा है, इनकी वो बात ही नहीं कर रहा, वो ये 4A है, ये 5A और ये 6A और ये 7A। वो कह रहा है हाइड्राइड, मैंने आपको बता दिया है कि देखें एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर कोई तीसरा एटम आ जाएगा तो समझ लें वो हाइड्राइड नहीं है। हाइड्राइड के लिए ज़रूरी है कि एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी काइंड का एटम हो सकता है। एटम मीन नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी 2 रहनी चाहिए। समझ आ गई बात की। CH4 ये हाइड्राइड है, ये भी अमोनिया भी हाइड्राइड है, वाटर भी हाइड्राइड है और HF भी हाइड्राइड है। क्लियर। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि जो चौथे ग्रुप के हाइड्राइड है उसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो अगलों से भी कम है और नीचे वालों से भी कम है। मेरी बात समझ में आ गई। इसके नीचे कौन आएगा? इसके नीचे SI कार्बन के नीचे आ जाएगा सिलिकॉन। अब ज़रा तवज्जो कर लें। अब उसने क्या बात कही है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इनसे भी कम है और इनसे भी कम है। इनसे कम इसलिए है कि ये मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें लंदन फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? और ये जो तीनों मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे खड़े हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अल्टीमेटली हम ये बात बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और लंदन फोर्सेस क्या हैं? इसका मतलब अगर इधर लंदन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब अगला सवाल है कि इसकी क्या वजह है। याद रख लें, आपको इस बात का पता है इन सब में लंदन फोर्सेस हैं और बड़े साइज होने से लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। नीचे वाली लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए नीचे वालों का भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है। उसके बाद अगली बात उसने लिखी है कि वाटर जो है, वाटर इज लिक्विड, H2S, वाइल H2S जो है वो इज गैस। यानी इसके जो नीचे वाले मेंबर हैं, अगर आप हाइड्राइड ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो लिक्विड है और H2S क्या है? आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, शुरू से लेकर जब भी हम पढ़ रहे हैं, कि किसी का जो फेस है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना वो गैस से लिक्विड और सॉलिड में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है, वो लिख रहा है कि वाटर इज लिक्विड, आपके ज़हन में फ़ौरन बात आ जानी चाहिए कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, नो, है ही नहीं। डाइपोल फोर्स हो सकती है। समझ आ गई बात की? इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लिक्विड है और ये क्या है? गैस है। क्लियर। उसके बाद अगली बात ये है, वो ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द electronegativity difference, depends upon the electronegativity difference। वही जैसे डाइपोल के बारे में बताया था, आपको बताया था कि डाइपोल में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। यहाँ पर भी वही बात है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा फिक्स है HF फ्लोरीन, दूसरा फिक्स है ऑक्सीजन, तीसरा फिक्स है नाइट्रोजन। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डिफरेंस यहाँ पर होगा और उसके बाद यहाँ पर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें क्लियर हो गया कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो HF में होती है। वो किस में होती है? HF में होती है। और सबसे जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो NH बॉन्ड में होती है, NH बॉन्ड जहां पर भी हो। क्लियर होगी बात?
अब यहाँ पर वही एक सवाल करता है, कहता है कि HF में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है हम कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा है और उसका फेज भी चेंज हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस, सॉलिड हो सकता है, व्हाटएवर, वो तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर हम HF और वाटर का कंपैरिजन करें, यानी इसको आप पूरा वाटर लिख दें, H2O लिख दें और इसका HF लिख दें, कहता है HF का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, वाटर का कम होना चाहिए, ऐसे ही। लेकिन हकीकत में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वजह क्या है कि वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ऐसे ही है ना, इसमें कोई शक नहीं कि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का जिक्र करेंगे तो इसी का नाम आएगा, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करेंगे तो वाटर का नाम आएगा। क्यों वाटर का नाम आएगा? क्योंकि वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो स्ट्रेंथ का इतना फर्क नहीं है कि वो 2 का मुकाबला 1 के साथ कर सके। क्लियर होगी बात? इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। क्लियर होगी बात? अब अगर हम बात करें HCl और HBr की, सही है, यहाँ पर एक जिक्र है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, यहाँ पर जिक्र है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, उसका मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि कैसे हमने उनको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक जिक्र है कि HCl और HBr, इधर आपको पता है पोलैरिटी ज़्यादा है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, और इधर जो हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अल्टीमेटली क्या होंगी? वीक होंगी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इधर क्या है? इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पर भी बात उलट है, यहाँ पर भी डिफरेंट केस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और उसका क्या है? वो कह रहा है यहाँ पर जो रोल होगा वो पोलैरिटी की बजाय ज़्यादा रोल आ जाएगा लंदन फोर्सेस का। किसका रोल आ जाएगा? क्योंकि साइज का ज़्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, इसलिए लंदन फोर्सेस, चूंकि हमने पढ़ा था कि ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें जो साइज लंदन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसका क्या होगा? ये वो शार्ट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं और आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। एक सवाल ये है, एक ये है, ये MCQs में आता है, एक सवाल ये है, एक वो है, तो ये सवाल हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा